रॉबिन जैकमैन एक बड़े हाई लेवल के साइकेट्रिस्ट हुआ करते थे जिनकी मदद की ओंटारियो पुलिस भी लिया करती थी। बहरहाल इस वक्त तो वो एक मैरिज एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं। उनके साथ में उनके एक क्लाइंट जिमी भी हैं। जिमी और रॉबिन दोनों की शादी तकरीबन 2 दिन के बाद होने वाली है, एक ही हॉल में, एक ही जगह, और 2 अलग अलग लड़कियों से जो कि आपस में बहनें हैं। इस वक्त जिमी ये रॉबिन की सलाह पर ही उस मैरिज एक्सपर्ट के पास आए हैं, क्योंकि रॉबिन का ऐसा सोचना है कि हर काम को सिस्टमैटिक करना चाहिए। रॉबिन की उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास होने को आई है और अब तक के उन्होंने ना कोई गर्लफ्रेंड बनाई और ना कभी किसी से प्यार मोहब्बत का चक्कर चलाया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो ये सोचते थे कि जवानी आपके पास में एक ही बार आती है, उसको बड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए। वो एक अच्छी सी लड़की की तलाश में थे जो इटालियन भी हो उन्हीं की तरह से और फिर खूबसूरत भी हो, और अब ऐसी लड़की उनको मिल गई है। तो वो शादी करने के पहले इस वक्त मैरिज एक्सपर्ट के सामने बैठे हैं और उनसे सलाह ले रहे हैं। तो मैरिज एक्सपर्ट दोनों से पूरी बातें पूछने के बाद कह रहे हैं कि देखो साहब, वैसे तो शादी बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, इससे बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं और इसको इतने कम वक्त में या एक लाइन में तो नहीं समझाया जा सकता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि शादी के बाद की जो पहली रात, जिसको कि सुहाग रात या गोल्डन नाइट कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी क्रूशियल होती है कि आप जो कुछ इसमें कह देते हैं या जो कुछ बातें बता देते हैं, फिर वो आपकी ज़िंदगी भी इसके बाद में बदल सकती है। तो आपको बड़ा सोच समझ के अपने कदम उठाने चाहिए, कुछ बातें बतानी चाहिए, कुछ बातें छिपानी चाहिए, वरना इसके नतीजे कभी कभी बड़े सीरियस निकल सकते हैं। खैर, अब वो कितना गौर देकर उस मैरिज एक्सपर्ट की बात सुन रहे थे ये तो कहना मुश्किल है। बहरहाल जिमी और रॉबिन दोनों ने ही उस मैरिज एक्सपर्ट की बात को नहीं माना। उनके जो कुछ दिल में था अपनी शादी की पहली रात को, यानी गोल्डन नाइट, सुहाग रात को ही उन्होंने कह दिया। नतीजा ये निकला कि एक का प्रोफेशनल बिलीफ, यानी कि अपना जो उनका बिजनेस था, जो उनकी एजुकेशनल स्किल थी जिससे वो अपने इस प्रोफेशन में आए थे, उस पर से उनका भरोसा करीब करीब उड़ गया और एक की तो मौत ही हो गई। अब इस किस्से को शुरू से देखते हैं। रॉबिन साहब टोरंटो शहर में रहा करते थे। उनके पास में 2 घर थे। वैसे तो एक छोटा सा घर था जो कि फार्म हाउस की तरह से था, शहर के बाहर था। उसके आसपास में छोटा मोटा से फार्मिंग था, लेकिन वो कोई ऐसे बहुत बड़ा नहीं। उनका शौक था जिसमें वो गार्डनिंग वगैरह कर लिया करते। कई बार तो उनके जो जान पहचान वाले थे वो कह चुके थे कि आपने ये क्या रोक पाल के रखा है, इतने दूर शहर के बाहर घर, वहाँ कौन जाना चाहता है, और आप भी वहाँ कभी नहीं जाते, भाई इसको बेच डालिए। लेकिन उनका दूसरा घर जिसमें उनका क्लिनिक भी था वो काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर वो अपने पेशेंट्स को देखा करते। वो साइकेट्रिस्ट थे, प्राइवेट पेशेंट्स को देखा करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि उनके जो पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस कैप्टन डोनाल्ड, ये उनको बुलाया करते कुछ क्रूशियल केस में उनकी सलाह लेने के लिए, और आज तक के उनकी सलाह गलत नहीं हुई थी। दूसरी बात ये थी कि रॉबिन काफ़ी हैंडसम थे, स्टाइलिश थे, तमीज़दार थे, और एक ये वजह भी थी कि उनकी जो ट्रीटमेंट वो जो किया करते क्लाइंट्स की, उसमें फीमेल्स के नंबर सबसे ज़्यादा होते। और इसीलिए जब उन्होंने सर्टिफिकेशन लिया था और जो कोर्सेज किए थे उसमें फीमेल वाले कोर्सेज जो होते हैं स्पेशलाइजेशन के, वो उन्होंने कर रखे थे, और उनके नाम के आगे में लिखा हुआ था कि फीमेल एक्सपर्ट, और ज़्यादातर फीमेल्स उनके पास में आया भी करती थी। इस वक्त तो उनको पुलिस कैप्टन डोनाल्ड ने बुलाया हुआ है। उनके सामने एक फाइल है, ये फाइल जिमी की है। दरअसल हुआ यूँ था कि जिमी के फादर एक बिजनेस चलाया करते, बिजनेस में कुछ वो हेरा फेरी भी कर दिया करते थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। अब जिस दिन उनकी मौत हुई उसी दिन उन्होंने कुछ पेपर्स को साइन किया था। अब सवाल ये था कि क्या जिमी इस बात को जानता था, और अगर जानता था तो ये बड़ा सीरियस ही प्रोफेशनल क्राइम है, उसको सजा तो होनी ही चाहिए। तो खैर ये बात तो सब जिमी को नहीं बताई गई। पुलिस कैप्टन ने उनको बुलाया, रॉबिन को, और उनसे कहा कि देखो साहब, जिमी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। एक बात तो इसकी फादर की डेथ हुई है और अभी इसने उस बिजनेस को एक्वायर किया और उन्होंने कुछ पेपर्स पे साइन की थी जो कि इलीगल टर्म्स है, जो रूल्स को तोड़ते हैं। दूसरी बात ये कि इसने अपने भाई को यहाँ से इटली भेज दिया है। न सिर्फ इटली भेजा है, बल्कि उसने ये किया है कि अपना वारिस, अपना सक्सेसर अपने भाई को डिक्लेयर किया है।
ऐसा तो कोई नहीं करता। भाई जिमी की उम्र ही क्या है, 35 साल के आसपास है अभी, लेकिन फिर भी ये भाई को अपना सक्सेसर बनाता है। जानना यह है कि इस मामले की तह में जाकर कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो इससे बातचीत करो, इसका थोड़ा साइको एनालिसिस करो, मुझे बताओ, और फिर उस तरह से मैं इस केस को आगे बढ़ाऊं। बहरहाल उन्होंने थोड़ी देर जिमी से बातचीत की, कुछ पॉइंट्स बनाए, और फिर उन्होंने कैप्टन साहब से कहा कि देखिए साहब, ये थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड है। जो इसे कहा गया था वो इसको कभी कभार याद रहता है, कभी नहीं रहता है। हो सकता है कि फादर ने जिस पेपर्स पे साइन किए वो इसको याद नहीं रहे होंगे। दूसरी बात यह कि इटालियन लैंग्वेज को नहीं जानता है, हालांकि है इटालियन, तो हो सकता है कि भाई अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने, स्टाफ के सामने अपनी कमजोरी को नहीं बताना चाहता होगा, तो जिस पेपर पे फादर ने साइन की उस पर इसने भी साइन कर डाली। और तीसरी बढ़कर बात ये, जो आप ये जानना चाहते हैं कि भाई इसने भाई को अपना सक्सेसर क्यों बना के रखा है, तो किन्हीं वजह से, जैसे कि इसने अपने माँ बाप की एक शादी को देखा था जो सक्सेसफुल उतनी नहीं रही थी, माँ बाद में इटली चली गई थी यहाँ से, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये शायद शादी ब्याह भी नहीं करना चाहता है, और इसीलिए ये सोचता है कि अगर ये शादी ब्याह नहीं करता, इसकी अपनी फैमिली नहीं होगी, तो सारा कुछ ये भाई को ही दे दे। तो भाई के नाम पर इसने सारा कुछ रखा है। इसका भाई जो है वो इस तरह के कामों में इंटरेस्टेड नहीं, वो बहुत पहले से इटली जाना चाहता था। इसका भाई वहीं पे रहता है, छोटा मोटा अपना कुछ कारोबार करता है, लेकिन ये भाई को चाहता भी बहुत है, तो सारी चीज़ें भाई के नाम पे कर रखी, तो इसमें शक शुबह की कोई जगह नहीं है। आप इसको क्लीन चिट दे सकते हैं। खैर जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने उन्हीं के सामने में जिमी को बुलाया। उन्होंने कहा कि देखो जिमी, ये जो मामला था ये फॉरेन करेंसी का और कैनेडियन करेंसी एक्सचेंज का मामला था। तुम्हारे ऊपर में बड़े सीरियस चार्जेस लग सकते, लेकिन तुम शुक्र मनाओ कि रॉबिन साहब ने तुमको क्लीन चिट दिलवाने में मदद की है। पर एक बात और भी है कि तुम एब्सेंट माइंडेड हो, ये थोड़ी सीरियस बात है, तो तुमको इनके साथ में कुछ थोड़ा सा काउंसलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। जब ये क्लियर कर देंगे कि भाई तुम्हारा एब्सेंट माइंडेडनेस दूर हो गया है, तब ये तुम बिजनेस पूरी तरह से एक्वायर कर सकते हो। फिलहाल तुम्हें अपनी मदद के लिए एक एक्सपर्ट को रखना होगा, जो कि हम ही तुमको देंगे। वो बिजनेस पे ख्याल रखा भी करेगा, तुम्हारे काम में मदद भी करेगा। इस तरह से काम होता जाएगा। खैर जिमी ने इस बात को मान लिया। उसने रॉबिन साहब को थैंक्स भी कहा और डोनाल्ड साहब के सामने ही कहा कि सर, जब भी आपको कभी मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो या आप मुझसे कोई काम करवाना चाहते हो, मैं आपके लिए कुछ भी करने तैयार रहूँगा। आपने मुझे एक ज़िंदगी दी है, वरना तो ये होता कि इस मामले में मैं 10 साल के लिए जेल चला जाता और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। खैर उन्होंने, रॉबिन ने उसकी कंधे को थपथपाया, कहा कि ठीक है, तुम मुझसे रेगुलर आके मिलना, तुम्हारा जो एब्सेंट माइंडेडनेस है ये मैं दूर कर दूंगा। खैर रॉबिन उसके बाद लौटकर अपने क्लिनिक आए। जब क्लिनिक आए तो देखा कि वहां पर एक लड़की उनका वेट कर रही थी, जिसका नाम की लीजा था। लीजा को देखते से ही उनके दिमाग में एक घंटी सी बज गई। उसकी वजह यह थी कि जिस लड़की के बारे में सोच रहे थे, इटालियन भी हो, खूबसूरत भी हो, तमीज़दार भी हो, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ उस लड़की में थी। क्योंकि वो तो फीमेल एक्सपर्ट थे, तो दिन रात उनका पारा फीमेल से पड़ता था और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल रखने जानते थे, क्योंकि वो तो साइकेट्रिस्ट थे। लेकिन इस लड़की को देखकर फीलिंग उनके अंदर में आई। अब थोड़े से रोमांटिक तबीयत के भी थे, तो उनको लगता था कि भाई जब किसी लड़की को देखकर इस तरह की फीलिंग आ जाएगी तो वही लड़की आपके लिए सही साबित होगी। तो खैर उन्होंने लीजा से पूछा कि कहिए भाई क्या बात है। तो लीजा ने बताना शुरू किया कि देखिए साहब, मेरी एक बहन है सिंडी, जो कि अजनबियों से मिलना नहीं चाहती है, घर से बाहर नहीं निकलती, सारे काम ऑनलाइन करती है, पैसे कमा लेती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, मुझसे पैसे नहीं लेती। प्रॉब्लम यह है कि अब उसकी उम्र करीब 24-25 साल की होने को आई है। खैर मुझसे 3 साल छोटी है, मतलब मैं 28 साल की हूँ। तो ये कहना तो मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, शादी ब्याह करूँगी, अपना घर बसाऊँगी, लेकिन ये लड़की मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। ये बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है। वो कहती है कि वो अलग से रहेगी, काम करेगी, अपने फ्यूचर को बनाएगी। मगर एक लड़की जो इस तरह से अजनबियों से मिलने से कतराती है और ऐसे अकेले रहना चाहती है, ये तो बड़ी मुश्किल खड़ी करेगी। मैं उसको यहाँ लाना चाहती थी आपके पास, वो यहाँ भी आने के लिए तैयार नहीं हुई। तो आप बताइए कि क्या किया जाए। तो उन्होंने थोड़ा सोचा, कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, मुझे तो लगता है कि इसको जेनोफोबिया है। जेनोफोबिया, अजनबी लोगों से मिलने का डर। अब इसकी वजह तो कई सारी हो सकती है, मगर ये हो सकता है कि बचपन में पेरेंट्स इसको डराते रहे होंगे, छोटी थी तो भाई बाहर खेलने नहीं जाओ, कोई चोर पकड़ लेगा, इस तरह की बातें आप कह देते हो, बच्चों के दिल में डर बैठ जाता है, तो इसके दिल में उस तरह का डर बैठ गया होगा, जेनोफोबिया हो सकता है। बहरहाल मैं आऊँगा, इससे बातचीत करूँगा और करने के बाद में तुमको बताऊँगा कि मैटर क्या है। खैर वो उसके घर गए, सिंडी को देखा। सिंडी अपनी बहन की तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन दोनों बहनों में एक फ़र्क था। जहाँ पर लीजा पूरी तरह से अलाइव, यानी कि जिंदा, मुस्कुराने वाली, हंसने वाली, बोलने वाली ऐसे लग रही थी,
वहीं पर सिंडी अपना सर झुकाए बैठी हुई थी। इन्होंने कहा कि देखो सिंडी, मुझे बताया गया है कि तुम अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन हमारा सेशन करीब आधा घंटा चलेगा, इसमें मैं तुमसे कुछ बातें कहूंगा। तुम हाँ या ना में जवाब दे सकती हो या उस पर हाँ या ना कह सकती हो, और अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम कुछ नहीं भी कहना चाहती हो तो तुम चुप रह सकती हो। ये सारी बातें रिकॉर्ड होती रहेगी, मैं इनका एनालिसिस करूंगा और फिर एनालिसिस करने के बाद में ये जो मेरी राय होगी वो मैं तुम्हारी बहन को दूंगा। तो क्या तुम्हें इसमें कोई एतराज है? तो उसने नामे सर हिला दिया। अब उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई तुम अजनबियों से मिलना नहीं चाहती, ऐसे मुझे बताया गया है। अब ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया कि अजनबियों से मिलना क्यों नहीं चाहती। इसको मैं थोड़ा नैरो किए देता हूँ। देखो भाई, तुम्हारी उम्र में लड़कियां और लड़कों से आ जाकर मिलती हैं और फिर अपने आगे की शादी ब्याह का प्लान करती हैं, खासतौर पे कनाडा में, और ये इटली में भी होता है अगर तुम वहाँ के बैकग्राउंड को कैरी करती हो तो। लेकिन अगर तुम ये करना नहीं चाहती तो सीधी सी बात है कि तुम शादी करना नहीं चाहती हो। अब वो उसकी जो रिएक्शन थी साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी कर रहे थे। ये हो सकता है कि तुम्हें कमिटमेंट के लिए डर है, तुम नहीं चाहते कि जिंदगी भर तुम किसी के साथ में बंधी रहो। कभी कभी ये भी होता है कि तुम्हारे पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत बुरे रहे मर्दों के साथ में, इसलिए उनको तुम टालती हो। एक बात ये भी होती है कि कभी कभी कुछ फीमेल से चाहती हैं कि उनका इंडिपेंडेंस, आज़ादी बनी रहे, अपने मन मर्जी से कमाए, अपने मन मर्जी से खर्च करें। कभी कभी मेरी तरह से केस होता है कि जैसे मैं साइकेट्रिस्ट तो हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत फार्मिंग का भी शौक है, तो मेरा एक छोटा सा घर बाहर में भी है। हालांकि लोग कहते हैं कि वो बेवकूफ़ी है, वो नहीं करना चाहिए, पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो भी कर लेता हूँ। तो वो भी एक बात है कि तुम्हारे भी ऐसे कुछ प्रायोरिटीज़ या ऐसे कुछ शौक होंगे। एक चीज़ और भी होती है कि जब आप किसी से शादी ब्याह करना चाहते हो तो फिर जिस्मानी तौर पे उसके करीब आने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ लोग इस बात को सहन नहीं करते, नहीं चाहते। जैसे कि दो दोस्त हैं, बातें तो कर लेंगे, लेकिन जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त के गले पे या गर्दन पे ऐसे हाथ रखेगा, पहले वाला मना कर देगा, कहेगा डोंट टच। ये बीमारी नहीं है, ये करीब करीब क्लस्ट्रोफोबिया जैसा मामला होता है जिसमें आपको भीड़ में जाने से डर लगता है, तो आप नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब वो इस सारी बातों को नोट करते जा रहे थे और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आखिरी बात यह है कि तुम ठीक है अजनबियों से मिलना नहीं चाहती, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकोगी? सिंडी ने पहली बार बोलकर जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैं जितनी देर आपको देखा है, आपसे बात की है, आपकी बातें सुनी है, आप मुझे भरोसे के शख्स लगते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बहन से बात करूंगा, वही तुम्हें आके सारी रिपोर्टिंग देंगी। वो जाके लीजा से मिले। उन्होंने कहा कि लीजा से देखो, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये कि लेस्बियन नहीं है, एक लड़की दूसरे लड़की को चाहती है और इसलिए शादी नहीं करना चाहती, इस तरह का मैटर नहीं है। इसको जो जेनोफोबिया यानी कि अजनबी लोगों से डर लगना जो हम ये कह रहे हैं, ये एक्चुअली जेनोफोबिया नहीं है, इसको है एंड्रोफोबिया, यानी कि इसको मर्दों से डर लगता है। और इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि किसी ने के साथ कभी बदतमीजी की होगी, वही बात इसके दिमाग में बैठ गई होगी। लेकिन अगर इसको अभी ना रोका जाए तो ये आगे चलकर मिसैंड्री यानी कि मर्दों से नफरत में कन्वर्ट हो सकता है, तब यह बीमारी लाइलाज होगी। अब तुम कहोगे कि मर्दों से नफरत कौन करता है? तुम नहीं करोगी, क्योंकि तुम एक नेचुरल फीमेल हो। जैसे कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो फीमेल से नफरत करते हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनसे शादी करना नहीं चाहते, उनको अपने आसपास देखना नहीं चाहते, इनको कहते हैं माइसोगैनी। ये होते हैं, ऐसी फीमेल्स भी होती है, उनको कहते हैं मिसैंड्री, जो मर्दों के साथ इस तरह की बातों को रखती है। तो इस लड़की को अभी ही रोका जाना जरूरी है, वरना इसका एंड्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ मेल, ये मिसैंड्री यानी कि हेट ऑफ मेल में बदल जाएगा, तब इसकी जिंदगी कभी भी नॉर्मल हो नहीं पाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसी करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ले जाकर मुझे बाहर थोड़ा सा, अब जैसे मेरे साथ वो फ्री हो रही है तो इसका रेस्टोरेंट्स और बाकी जगह पर ले जाकर घुमाना फिराना पड़ेगा और चीज़ें दिखानी पड़ेगी और लोगों से मिलवाना पड़ेगा। ऐसे करते करते मैं कभी ना कभी कुछ ऐसा तरीका निकाल ही ले आऊँगा कि ये थोड़ी सी मर्दों के साथ में फ्री हो जाए। थोड़ी तुम्हारी मदद की ज़रूरत भी पड़ेगी, पहले दिन तो ये मेरे साथ नहीं आएगी, तुम भी चली आना। लेकिन इन सब के पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जानबूझ के मैंने सिंडी से नहीं पूछा, क्योंकि वो वैसे भी जवाब देने में हिचकिचा रही थी, शायद सही बात बता भी ना पाती। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि देखिए सर, हम इटाली से आए थे, पर यहाँ आने के बाद में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। मेरे फादर को कनाडा अच्छा नहीं लगा, वो इटली वापस जाना चाहते थे, लेकिन माँ नहीं जाना चाहती थी। आमतौर पर ये होता है, यहाँ फीमेल के राइट्स ज़्यादा होते हैं। तो फिर दोनों में अलगाव हो गया। मेरे फादर ने 1 टाइम सेटलमेंट पे कर दिया, यानी कि बहुत सारा पैसा माँ को दे दिया और यहाँ से वो चले गए। अब हम दोनों बहनों की जिम्मेदारी माँ पर थी। माँ काम भी किया करती थी।
कुछ वक्त तक के काम चला, लेकिन जब हम उम्र के तकरीबन, मैं आ गई 15 साल के आसपास और ये लड़की हो गई तकरीबन 12 साल के आसपास, तो उस वक्त ये हुआ कि माँ ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए अलग अलग स्टॉक्स और शेयर्स में, लेकिन अगले 2 सालों में ही वो पैसे डूब गए। अब पैसा खत्म हो गया था, घर हमारे पास था नहीं, 2 लड़कियां थी, एक 17 साल की और एक 14 साल की। हम कहाँ जाते? उसी शहर में एक सोशल वर्कर थे जिनका नाम कैजार था। माँ ने उनसे किसी तरह से दोस्ती की, उनको हमारे घर बुलाया, हम लोगों से मिलवाया और फिर कैजार साहब माँ से शादी करने तैयार हो गए। कैजार साहब की उम्र तब तकरीबन कुछ 40 या 45 के आसपास रही होगी। लेकिन इस शादी का फायदा सबसे ज्यादा उन्हीं को मिला क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा अच्छा था। अब पता नहीं ये बात उन्होंने प्रेस में फैलाई थी या प्रेस ने अपने मन मर्जी से इसको पब्लिश कर दिया था कि भाई कैजार साहब ने 2 लड़कियों की एक माँ से उसको सहारा देने के लिए शादी कर दी। कहा तो ये भी जाने लगा कि इनको आगे चलकर यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए एक टिकट दे देगी। बहरहाल उनका रसूख भी काफ़ी था, तो मुझे 17 साल की उम्र में ही काम भी मिल गया। माँ भी काम कर रही थी, लेकिन अब सिंडी थोड़ी छोटी थी, 14 साल की थी, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ने को जाया करती, लेकिन ज़्यादातर ये घर पर ही रहा करती क्योंकि इसमें अजनबियों से थोड़ा डर या अपने आप को आगे न ले जाना या उनसे बातें न करना, इस तरह की बात तो शुरू से ही थी। तो ये होम स्कूलिंग का सहारा लेकर पढ़ रही थी और उसमें इसने कंप्यूटर सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी मेहनत की थी उस उम्र में भी, तो ये ठीक ठाक कर रही थी। एक गड़बड़ी ये थी कि मेरी माँ को और कैजार साहब को भी, दोनों को ही नार्कोलेप्सी था। नार्कोलेप्सी जब आप कार चलाते हुए आपको नींद आ जाती है, इस तरह की बीमारी। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी माँ काम पर कार लेकर जा रही थी और उसको कार में नींद आ गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, कार में उसकी मौत हो गई। उस पर भी मुसीबत ये हुई कि उसके 1 हफ्ते के बाद कैजार साहब भी इसी तरह से कार चलाते जा रहे थे, उनको भी नींद आ गई, उनकी भी मौत हो गई। दोनों ही वक्त में जब दोनों की मौत हुई मैं शहर में नहीं थी क्योंकि काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा था। लौट के आई और दोनों ही बार मुझे सिंडी ये पुलिस स्टेशन में मिली, दोनों की डेड बॉडी की शिनाख्त करते हुए, क्योंकि वो उस तरह की शिनाख्त करवाना जरूरी था। भाई लड़की 14 साल की थी, ये काम तो करवाया जा सकता था। शायद इसका असर उस पर इतना बुरा पड़ा कि इसी से उसको जेनोफोबिया हो गया और अब आप कहते हैं कि इसको एंड्रोफोबिया भी हो गया है। बहरहाल बात आगे चल के कुछ यूं हुई कि अब दोनों की मौत हो गई। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हमारे सामने में आ गई। उसकी वजह ये थी कि माँ ने ऐसे कोई बहुत पैसा तो नहीं बचाया हुआ था, और दूसरा ये था कि कैजार साहब भी अपने पॉलिटिकल कैरियर को लिफ्ट करने के लिए पब्लिकली डिक्लेयर कर चुके थे कि उनके पास जो भी पैसा है, जो भी थोड़ी मोटी प्रॉपर्टी है, वो किसी चैरिटी को वो अभी से ही डोनेट कर रहे हैं। शायद आगे चलकर वो अपनी विल को बदल भी देते, बदलने का मौका नहीं मिला। उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी मौत हो गई। अब हम दोनों बहनों के पास कोई चारा नहीं था, तो हमने यहाँ वहाँ काम करना शुरू किया। कुछ दिन सिंडी काम के लिए बाहर गई भी, लेकिन बाद में उसको इसी वजह से कि उन अजनबियों से बात नहीं कर सकती है, नौकरी से हटा दिया गया। वही सीधी सी बात है, आप अजनबियों से बात नहीं करते तो आप फिर इस तरह से कस्टमर सर्विस कैसे कर सकते हो। तो खैर उसको वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ से वो फिर लौट आई। अब वो घर में ही रह के इस तरह से काम करती है, उससे कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो शादी ना करना चाहे इससे भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मुझे नहीं लगता है कि वो अकेली रह पाएगी। अभी आपने उसको देखा इस तरह से, तो मैंने कहा तुम ठीक कहती हो, वो अकेले रहने के लायक है भी नहीं, वो एक छोटे से मासूम बच्चे की तरह से है। तो अब हम लोग इस पर काम करते हैं। और फिर उन्होंने धीरे से लीजा से कहा कि देखो लीजा, मैं बातों को छिपा के कहना नहीं जानता, मैं तुमको पसंद करने लग गया हूँ ये 2 ही मीटिंग्स में। अगर ये 2-4 बार हम लोग इसको लेकर बाहर जाते हैं और अगर तुम भी मुझे पसंद करने लग जाती हो तो हम लोग अपना आगे का प्लान कर सकते हैं। अब लीजा ने अपने इस तरह की ज़िंदगी में कई तरह के जेंट्स देखे थे, ऐसे भी देखे थे जो फ्लर्टियस टाइप के थे, लेकिन ये आदमी तो बड़ा सीरियस लग रहा था, साइकेट्रिस्ट था, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक ही थी। तो ऐसे लोग थोड़ा मुश्किल से ही मिलते हैं, और फिर दिखने में खूबसूरत स्टाइलिश भी था। तो लीजा ने कहा कि ठीक है, पहले सिंडी का मामला हल हो जाए, हम लोग आगे चल के दोनों मिलकर भी प्लानिंग करेंगे, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। इससे तो उनके दिल का आधा बोझ उतर गया, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसको तो कोई भी लड़का पसंद कर ले तो मुश्किल हो जाए। लेकिन चलो ठीक है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई अफेयर नहीं, और अब ये मुझसे शादी करने तैयार होगी तो बड़ी अच्छी बात है। खैर जो प्लान था उसके हिसाब से वो काम करने लगे। पहले सिंडी को और लीजा को लेकर साथ साथ गए, फिर बाद में सिंडी को लेकर अकेले ही जाने लगे। एक दिन एक रेस्टोरेंट में वो सिंडी को लेकर बैठे, कुछ बता रहे थे कि कोई फलाना जेंट्स है, वो वहाँ काम करता है, उनका वहाँ पर है, वो है। और ऐसे में जिमी उसके पास चलते हुए आए। उसने कहा कि जिमी ने कहा देखिए साहब, उस दिन मैं आपका शुक्रिया ठीक से अदा नहीं कर पाया, अब मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता था लेकिन आपका पता ही नहीं चलता, आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है और आप तो ऊपर से फीमेल एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ फीमेल से ही मिलते हैं। तो
ये कहिए कि आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, मैं कहाँ पर और कब पहुंचा कर दूं। तो उन्होंने हंस के कहा, नहीं जिमी, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बड़े अच्छे लड़के हो, अपने काम को ठीक से करते हो, यही बड़ी अच्छी बात है। तो जिमी ने कहा, ठीक है सर, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बुला सकते हैं। तब उनके ख्याल में एक बात आई। उन्होंने जिमी से कहा कि ठीक है, तुम यहाँ थोड़ा वेट करो, मैं सिंडी को लेकर थोड़ा हो आता हूँ और बस 10 मिनट में आके तुमसे मिलता हूँ। वो सिंडी को लेकर बाहर आया, उसको अपनी कार में बैठा, उससे कहा कि सिंडी तुम यहाँ बैठ जाओ, कुछ बातें ऐसी है जो तुम्हारे सामने नहीं की जा सकती थी, मुझे उससे कुछ पूछना था, मैं उससे पूछकर अभी लौट कर आता हूँ। सिंडी ने हाँ कह दिया। वे लौट कर गए वापस। जिमी वहीं बैठा उनका वेट कर रहा था। उन्होंने जिमी से कहा कि जिमी, क्या तुमने किसी को शादी के लिए प्रॉमिस किया है? भाई अब तुम्हारी उम्र भी होने आई है, तुम कुछ 35 ईयर्स के आसपास तो हो ही गए हो। तो जिमी ने कहा, शर्माते हुए कहा, नहीं सर, मेरी ज़िंदगी में अभी कोई लड़की नहीं है, वैसे मेरा भाई इटली में है तो वो तो मैं उसी के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। उन्होंने कहा, क्या शादी करना चाहोगे? तो उसने कहा कि हाँ, कोई अगर इटालियन लड़की हो तो ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने कहा, अब जो लड़की तुमने देखी उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, सर वो तो आपके साथ बैठी हुई थी, आपकी पेशेंट है, उसका टेस्ट भी बड़ा हाई फाई होगा, भाई मैं तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और फिर आपके मुकाबले मैं इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ, और ठीक है कि मेरे पास पैसा वगैरह है, लेकिन लड़कियां आजकल इसको कहाँ इंपॉर्टेंस देती है। और सबसे बढ़कर बात है, उस लड़की को मैं जानता नहीं, उससे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं, उसको मैं प्रपोज कैसे करूँ? तो थोड़ा देर उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी तरफ से अगर हाँ है तो इस मामले को मैं सुलझा सकता हूँ। तो जिन्होंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि देखो, अभी 3 दिन के बाद में एक इवेंट है इटालियंस का, वहाँ सभी आएंगे, तुम भी आ जाना, जहाँ मैं बैठा रहूँगा तुम वहीं चले आना, इस मामले को मैं अपनी तरह से सुलझा लूँगा। अगर ये लड़की हाँ कह देती है, उसके बाद तुमने ना नहीं कहना है, नहीं तो उस लड़की के लिए मुश्किल हो जाएगी। रही उसकी बैकग्राउंड की बात, तो उन्होंने एक फाइल निकाली जिसमें पर्सनल बातें तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारी बात जनरल बातें थी। इसको पढ़ लो और अपना दिल बना लो, अगर तुम ना कहना चाहो तो मुझसे ना कह सकते हो, बाकी जब भी वहाँ आ जाओगे इस मामले को हल कर लिया जाएगा। जी मैंने कहा कि नहीं सर, आपने आज तक मेरा कभी बुरा नहीं किया, हमेशा भला ही किया है, तो चलिए ठीक है, मैं इसको देख लूंगा, लेकिन मेरी तरफ से हाँ ही है। लड़की तो वैसे भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। खैर वो चले गए। 3 दिन के बाद में इवेंट था, तो उन्होंने पहले तो लीजा से बात की कि इस तरह से सिंडी के लिए एक लड़के को उन्होंने फिक्स किया है। अब लीजा भी इन पर भरोसा करने लग गई थी कि भाई इतने अच्छे इंसान तो कोई गलत फैसला तो लेंगे नहीं, वैसे भी वो उनका क्लाइंट था जिमी, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें तो वैसे ही जानते थे। तो उसने कहा कि ठीक है। अब जब वहाँ के बैठे तो एक टेबल के ऊपर में लीजा, सिंडी, रॉबिन और उनके साथ साथ फिर जिमी बैठा हुआ था, और एक टेबल खाली था, एक चेयर खाली थी। थोड़ी देर के बाद में वहाँ के एक रिस्पेक्टेड रिलीजियस फिगर, जिसको आप प्रिस्ट कह सकते हैं, वो वहाँ आए। वो उन्होंने आके चेयर ले ली। अब वो रॉबिन का नाम तो काफ़ी था तो उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो रॉबिन, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं बाकी के, इनमें सिंडी सबसे छोटी है, और हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन में तो ये होता है कि जब सबसे छोटा होता है उसी को सब लोग सलाह दिया करते, तो मैं इसी से बात करना चाहूँगा। अब उन्होंने सिंडी से कहना शुरू किया कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छे बुरे सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, उनसे लेसन सीखना चाहिए। ये नहीं कि उनको एक कैद की तरह से मानकर, एक जेल की तरह से मानकर हमेशा उसमें बंद रहना चाहिए। तो इसमें से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ खराब लोग भी मिल सकते हैं, कुछ अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। तो आपको अच्छे इंसिडेंट्स को याद रखना चाहिए। इंसान के दिमाग की खासियत ही ये होती है कि हाथ से बुरी बातें वो भूल जाया करता है, ज़बरदस्ती उनको याद नहीं किया करते। एक मौत पर आप बार बार नहीं रो सकते, उसको भूलना ज़रूरी होता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखो, अब तुम्हारी बहन भी बड़ी होने को आई है, तुम्हारे लिए बहुत फिक्र करती है, उसके ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम पर भी उसकी जिम्मेदारी आती है। अब ये जो लड़का है जिमी, इसके बारे में मैं सारी बातें जानता हूँ, तुम जो भी मुझसे पूछना चाहो पूछ सकती हो। मैं इस बात के लिए तुमको एश्योर करता हूँ कि बड़ा अच्छा लड़का है, तुम में इंटरेस्टेड भी है, तुम पे जबरदस्ती नहीं है, तुम मना कर सकती हो। इसी से नहीं, तुम किसी से भी शादी करने को मना कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल ऐसे बोले तो यूँ करना कि अपनी बहन को इस बात को बता देना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना जितना भी वक्त लगे बता देना, उसके बाद में हम लोग सारी अरेंजमेंट कर लेंगे। खैर उस तरह से बातचीत वहाँ पूरी हो गई, वो चले गए वहाँ। उसके बाद में और कोई बात नहीं हुई, और करीब 1 हफ्ते के बाद ही लीजा ने रॉबिन को फ़ोन करके कहा कि सिंडी इस चीज़ के लिए तैयार हो गई है। तो रॉबिन साहब बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हम लोग भी प्लान करते हैं। एक हॉल बुक किया गया, शादी की अरेंजमेंट कर दी गई कि भाई लीजा की शादी रॉबिन से हो जाएगी, जिमी की शादी उससे हो जाएगी, सिंडी से हो जाएगी। और उसके पहले ही वो जो शुरू में आपको बताया गया है कि वो मैरिज एक्सपर्ट की सलाह लेने के लिए वहाँ पर वो गए थे। बहरहाल वो सारा कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब जैसे कि सिंडी ने हमारी बात मानी है, तो सिंडी को रहने के लिए, क्योंकि अब इसकी नई नई शादी हुई है,
तो वो जो मेरा फार्म हाउस है वो दिया जाता है। हम लोग तो कुछ वक्त के लिए बाहर जाएंगे यहाँ से, एक आध महीने के लिए, मैं और लीजा, क्योंकि मैं इटली काफ़ी दिन से गया भी नहीं हूँ। तो हम लोग हनीमून में वहाँ जाएंगे, तुम लोग अपना हनीमून यहाँ पूरा कर लो इस फार्म हाउस में। हम जब लौट के आएंगे तब आए का प्लान करेंगे। अब जिमी को उसमें कोई एतराज़ नहीं था। वैसे भी जिमी अपना खुद के घर में तो रहता नहीं था, उसका तो किराए का घर था, और फिर भी बिजनेस के चक्कर में वो यहाँ वहाँ भटकता रहता, तो कभी उसने परमानेंट ऐसे अपना लोकेशन तो बनाया नहीं था। और वैसे भी रॉबिन का जो फार्म हाउस था वो काफ़ी खूबसूरत भी था, छोटा सा था लेकिन खूबसूरत था। खैर वो सिंडी और जिमी वहाँ चले गए और ये लीजा के साथ में हनीमून के लिए इटली चले गए। अब मैरिज एक्सपर्ट ने कह रखा था कि शादी के बाद की जो पहली नाइट यानी कि गोल्डन नाइट होती है, सुहाग रात, उस दिन सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, पर वो हुआ नहीं। ये साहब कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए रॉबिन, और बातों ही बातों में उन्होंने लीजा के सामने ये बात कह दी कि देखो भाई, सिंडी तुमसे उम्र में सिर्फ 3 साल छोटी है, लेकिन उसका मैंने ट्रीटमेंट किया है, तो मुझे अपनी बेटी की तरह से अब वो लगने लग गई है। अब वैसे भी शादी के बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी, जिम्मी के पास वैसे भी काफ़ी पैसा है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करना ही चाहिए था। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरा वो फार्म हाउस, जो कि अब मेरे किसी काम का नहीं है, मैं वहाँ कभी जाता भी नहीं हूँ, और अब शादी के बाद तो मैं और भी बिजी रहूँगा, और सिंडी वैसे भी ऑनलाइन काम करती है, उसके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। तो ये मैं उसके नाम पर कर चुका हूँ, ये उसके पेपर्स हैं, और इसकी एक कॉपी मैंने उसके नाम पर ऑलरेडी मेल कर दी, उसको अब तक शायद मिल भी जाएगी। तो लिजा ने कहा कि मैंने एक सही आदमी से शादी की है, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। फिर तकरीबन 1 महीना वहाँ वो निकल गया, उसके बाद वो लौट कर आए। पता चला कि अभी भी सिंडी और जिमी उसी फार्म हाउस में है। अभी लौट के आने के बाद 1 दिन ही निकला था कि उनको पुलिस कैप्टन डोनाल्ड ने फ़ोन करके बुला लिया। उन्होंने कहा कि आ जाओ, ज़रूरी काम है। वो डोनाल्ड के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि देखो, एक गड़बड़ी हो गई है। जिस फार्म हाउस पे तुमने सिंडी और जिमी को रहने के लिए दिया था, उस फार्म हाउस के बारे में तुम जानती हो, तुम्हारा ही फार्म हाउस है, वो तो एक हल्की सी हिल के किनारे पर ही बनाया हुआ है। तो जिमी का पैर वहाँ से फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। अब इसको मैं एक्सीडेंटल फाइल बनाकर, मतलब उसका एक्सीडेंट में मौत हो गया है, इसको बंद करना चाहता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं तुमसे डिस्कशन भी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के कोई ऐसी बात निकले कि मेरे नाम पे दाग लगे। वैसे भी तुम मेरे दोस्त के तौर पे जाने जाते हो, लोग कहेंगे कि मैंने फेवर किया था। तो भाई कुछ एक बातें तो हैं। पहली बात तो ये कि जब कोई इस तरह से गिर के मरता है तो 2 बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये एक्सीडेंट था, दूसरी बात ये कि क्या उसको जानबूझ के मारा गया था। पहले हम जानबूझ के मारा गया था इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। क्या उसको सिंडी जानबूझ के मार सकती थी क्योंकि उसको, जैसे कि तुमने कहा था कि या तो xenophobia था या फिर एंड्रोफोबिया था, यानी कि मर्दों से नफरत या मर्दों का डर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो उसमें दूर हो गया था, उसने शादी के लिए आखिर हाँ कहा था। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उसके बाद में दूसरा ये बनता है शक की वजह कि जब तक तुम बाहर थे उसकी मौत नहीं हुई, तुम यहां पर आ गए, उसकी मौत हो गई। क्या तुम्हारे पास में ऐसी एलिबाई है जो ये बता सके कि सारा वक्त तुम लीजा के साथ थे? उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं लौट के आने के बाद कहीं गया नहीं। भाई आदमी शादी के बाद जाता कहाँ है, अपनी बीवी के पास ही रहता है। मैं तो लीजा के साथ सारा प्लानिंग करते बैठा था। वो तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी बता देंगे कि मेरी कार घर में थी, ना मैं घर से बाहर निकला और ना कहीं गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरी बात यह है कि क्या जिमी के पैसे की लालच में सिंडी उसको धक्का दे के ऊपर से गिरा के मार सकती थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जिमी की जो विल है वो मैंने देखी है, अब भी है, वैलिड है, उस पर दूसरी विल कोई उसने बनाई नहीं है, और उसके हिसाब से उसको कुछ भी होता है तो उसका पैसा पूरा का पूरा उसके भाई को जाएगा, जो कि इटली में रहता है। इस वजह से तो उसको नहीं मार सकती। अगर आपके पास कोई और वजह हो तो सिर्फ ढूंढ निकालिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, केस पूरा हो गया। हमारे डिटेक्टिव जो थे उन्होंने इस बात को ढूंढ निकाला था, और ये तीनों सवाल के जवाब तुमने दे दिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने क्लियर कर दिया सारी बात को। अब उसके बाद में रॉबिन लीजा के साथ वापस आ गए, चूंकि सिंडी की अब हस्बैंड की तो मौत हो गई थी, जिमी की, तो सिंडी को भी उन्होंने अपने घर पे बुलवा लिया था कुछ वक्त के लिए कि साथ में रहे। और कभी कभी सिंडी को लेके वो फिर बाहर घूमने निकल जाया करते, क्योंकि लीजा तो काम में बिजी होती। तो सिंडी का गम हल्का करने के लिए थोड़ा सा उसको, कि उसके अंदर फिर से दोबारा xenophobia, एंड्रोफोबिया ऐसी चीज़ें ना आए, या मिसएंड्री जैसी चीज़ें ना आए, यानी मर्दों से डर, उनसे नफरत, तो उसको छिपाए रखने के लिए उसके साथ वो जाया करते थे। एक दिन दोनों एक पहाड़ी के किनारे पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो सिंडी, तुम ये तो जानती हो कि वो फार्म हाउस मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है, अभी जाने की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो तुम मेरे साथ रह रही हो, लेकिन आगे चल के जब तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी, अभी तुम्हारी शादी तो 1 ही महीने चली थी,
अनफॉर्चुनेटली वो मर गया, ऐसी जिंदगी कैसे चलेगी? तो जब तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी या तुम ऐसे भी जाना चाहो तो वहां तुम अकेले रह सकती हो, वो सेफ है। अब देखो भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर जिमी की मौत कैसे हुई थी। तो मुझे बात बताओ, ये मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, मुझ तक ही रहेगी, मैं तुम्हारा फादर फिगर हूं। तो सिंडी ने कहा कि ठीक है। इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब कैजार ने मेरी माँ से शादी की थी। मेरी बहन, मेरी माँ काम पे जाया करते थे, कैजार भी काम पर जाता था, लेकिन बीच में लौटकर वापस भी आता था। मैं उसकी बेटी थी, सौतेली बेटी सही, लेकिन मुझसे वो बदसलूकी करने की कोशिश किया करता। मुझे बहुत बाद में पता चला कि इसको तो पैराफेलिया है। पैराफेलिया, इस बारे में आप जानते हैं? उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं। पैराफेलिया मर्दों में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें वो फीमेल्स के साथ में बुरा बिहेव करते हैं, और जब वो करते हैं तो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि सामने कौन सी फीमेल है, उसकी एज क्या है, और ये जिंदगी भर इसी तरह से रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी तो कई वजह हो सकती है, मगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसके दिमाग के अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल इम्बैलेंस होता है कि जिंदगी भर वो वैसा ही रहता है, चाहे वो फिर 40 साल का हो, चाहे वो 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, बर्ताव तो वैसे ही करेगा। उसने कहा कि बस यही बात थी, उसके अंदर उस तरह का पैराफेलिया था, वो मुझे इस तरह से तंग किया करता था। और इसी वजह से मैंने एक दिन ये देखा कि मेरी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि माँ के नजरों में वो आ गया था। उसने ये किया कि मेरी माँ के ड्रिंक्स में नींद की पिल्स, स्लीपिंग पिल्स को डाल दिया। माँ का कार में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कहा गया कि उसको नार्कोलेप्सी थी, नींद में कार चलाते हुए सो जाने की बीमारी, वो मर गई। लेकिन दोबारा मैंने ये किया, जब मुझे मौका मिला तो मैंने कैजार की ड्रिंक्स में भी उसी तरह से उन टैबलेट्स को, उन पिल्स को डाल दिया। उसकी मौत भी वैसे हो गई, लेकिन पुलिस को लगा कि वो भी इस तरह से नींद में कार चलाता हुआ मारा गया है, नार्कोलेप्सी से। वहां से मैं निकल आई, जिंदगी ठीक ठीक चल रही थी अब तक के। लेकिन मेरे अंदर इन सारी चीजों की वजह से, जो उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस था, जेनोफोबिया, एंड्रोफोबिया और मिसैंड्री यानी कि अजनबी से डर, जो कि आगे चलकर फिर फियर ऑफ मेल यानी कि मर्दों से डर, और उससे आगे चलकर मर्दों से नफरत में वो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में अपनी जिंदगी जीती रही, लेकिन अब मेरी जिंदगी में ये आ गया, जिमी। आपने जिमी का एनालिसिस जरूर किया था, मगर एक बात से आप चूक गए थे, और वो बात ये थी कि जिमी को भी इसी तरह से पैराफेलिया था। महीना भर मैंने उसकी वो हरकतों को सहन किया, लेकिन उसकी हरकतें बढ़ती चली जा रही थी। भाई हस्बैंड था, इसका मतलब ऐसी हरकतें करेगा, ये तो बड़ी एक तरह की नफरत पैदा करने वाली चीज थी। आपको उससे हिकारत हो जाती है अगर आपके साथ भी कोई ऐसे करे तो बस ऐसे हुआ कि मैं वो बाउंड्री पे खड़ी थी, पीछे से इसने आके मुझे जकड़ लिया। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही, ये ऊपर से फिसल कर गिर गया, उसकी मौत हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं, मगर चलो ठीक है, तुम उससे अब तुम दूसरी शादी तुम्हारी कर लेते हैं, तुम वहां जाके फार्म हाउस पे रहना। उसने कहा कि सर, आप एक्सपर्ट जरूर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, फीमेल एक्सपर्ट्स अपने आप को कहते हैं, आप इस बात को अब तक नहीं जान पाए कि पहले तो उस कैजार की वजह से और अब इस जिमी की वजह से मेरे अंदर गैमोफोबिया यानी कि शादी से नफरत पैदा हो गई है। तो मैं नहीं चाहती कि अब ये मैं कोई दोबारा शादी करूं और अपने आप को सेटल करूं, तो आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। फार्म हाउस तो आपने मेरे नाम पे कर रखा है, मैं आपके साथ भी बहुत वक्त तक रहना नहीं चाहती, मैं जाके फार्म हाउस पे रहूंगी। खैर वो उसके बाद में जाके फार्म हाउस पे अकेले रहने लगी। अब ये भी समझ गए कि भाई गेमोफोबिया है तो ये तो शादी दोबारा करेगी नहीं, लेकिन इस बात का उनको झटका भी लगा कि वो इतने फीमेल एक्सपर्ट्स बनते इस बात को पकड़ नहीं पाए। अपने नाम से उन्होंने फीमेल एक्सपर्ट को काट दिया। अब जो बात सिंडी ने उन्हें नहीं बताई थी वो ये कि जिमी ने भी वही गलती की थी जो इन्होंने की थी। शादी की पहली की रात को जिस तरह से इन्होंने लीजा को कह दिया था कि वो फार्म हाउस उन्होंने सिंडी के नाम पे कह कर दिया है, उसी तरह से जिमी ने शादी की पहली रात ही सिंडी से यह कह दिया था कि उसके भाई को ब्लड कैंसर है, बहुत जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। जो विल उसके नाम पे बनाई गई वो रिवर्सिबल है, यानी उसको बेच नहीं सकता है। वो उसकी मौत हो जाए तो वापस लौट कर वो जिमी के पास ही आएगी, और जिमी के पास आएगी इसका मतलब ऑटोमेटिकली सिंडी के पास आएगी। अगर जिमी नहीं रहेगा तो उसके पैराफेलिया से वो परेशान तो थी, लेकिन साथ साथ तो ये भी सोच रही थी कि जिंदगी भर ऐसे मर्द को सहन करना पड़े, पर अकेली कैसे रहेगी, कमाएगी कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे। और उसको ये तब तरीका एक सूझ गया और उसने उसको वहां से जानबूझकर धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो ये भी सोच रही थी कि एक आदमी जो कि अपने आप को साइकियाट्रिस्ट कहता है, वो इस बात को पकड़ नहीं पाया कि जब मैं कैजार को स्लीपिंग पिल देके मार सकती थी तो क्या मैं इसको जानबूझ के नहीं मार सकती थी। बहरहाल ठीक है, अगर ये अपने आप को एक्सपर्ट समझता है फीमेल का तो समझता रहे, मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक चल ही रही है। तो इतना सारा किस्सा, आपके जो भी सवाल हैं रखे उनके जवाब आपको देता हूं।